नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से हम प्रश्नों को देख लेते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? जैसा कि आप जानते हैं, वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होगा, इसलिए इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि वंदे मातरम किसने गाया था, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे, सारी बातें आपको ध्यान आपको बताएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, देखिए 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो कि 27 से 30 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में चला था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता बॉम्बे के मशहूर वकील रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सुने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें आप बंगाल का शेर कहते हैं, आनंद मोहन बोस, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू के पिता गंगा प्रसाद नेहरू, मतलब उस समय के जितने बड़े बड़े नेता थे वो सब के सब इस अधिवेशन में मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत वंदे मातरम गाया था। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मेरे भाई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें इस समय एसआईआर चल रहा है। जी हाँ, ईसीआई नेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, संचार मंत्रालय या भारत सरकार? जी हाँ, आपने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चुनाव आयोग। जी हाँ, हमने कहा ना एसआईआर चल रहा है। एसआईआर कौन कराता है? चुनाव आयोग ना। एसआईआर। तो ईसीआई नेट जो ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बिहार चुनाव जो हुआ है ना, उसी समय इसको लॉन्च किया गया। ये नया डिजिटल ऐप अब वोटर पंजीकरण, चुनाव परिणाम, उम्मीदवार की जानकारी और शिकायत दर्ज करने की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराएगा। ऐसे समझ लीजिए कि यह जो ऐप है ये आयोग के 40 से ज़्यादा मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंडिकेट करता है, ईसीआई नेट। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो आपके ऑप्शन है विचलन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या आपतन कोण? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहा जाता है। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। आइए आपको जो है आपतित किरण, विचलन कोण, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, जो कि प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की दिशा में हुए कुल बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, डेविएशन एंगल की अगर बात करें, ठीक है, या एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें, तो यह वह कोण है जो आपतित किरण, मतलब आपतित किरण कैसे होनी चाहिए? यदि वह सीधी जाती है और निर्गत किरण के बीच बनता है, इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है।
यहीं पे एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और यह विचलन कोण से ही संबंधित होती है। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस उद्योग में कास्टिक सोडा का उपयोग ज्यादा किया जाता है? ठीक है, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग किस उद्योग में सबसे ज्यादा किया जाता है? उर्वरक उद्योग, साबुन उद्योग, डेयरी उद्योग या लौह उद्योग? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है साबुन उद्योग। जी हाँ, साबुन उद्योग में ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको और यहाँ पर रिकॉल कर दूं, बता दूं आपको, यादाश्त आपकी दुरुस्त कर दूं कि जो केमिकल नेम है ना, चाहे उनके कॉमन नेम हो चाहे रासायनिक नाम हो, ये एग्जाम में आपके निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो चाहे कास्टिक सोडा हो, चाहे खाने वाला सोडा हो, बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ये जितनी भी चीजें हैं इनके फार्मूला, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, इनके फार्मूले आपको क्या करना है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो बात हो रही थी कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन उद्योग में किया जाता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार। ठीक है, आइए आपको हम बता देते हैं कास्टिक सोडा का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। कास्टिक सोडा जैसा जैसा कि आपको हम बताया, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। इसका सबसे ज्यादा उपयोग लुगदी और कागज, साबुन और डिटर्जेंट, कपड़ा उद्योग, एल्युमिनियम उत्पादन और रसायन जैसे उद्योगों में होता है, जहां इसे ब्लीचिंग, सफाई, सफाई एजेंट बनाने और अन्य रसायनों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लुगदी और कागज के उद्योग की अगर बात करें तो लकड़ी के गूदे से लिग्निन हटाने और कागज को सफेद करने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर साबुन उद्योग की अगर बात करें तो वसा और तेलों को साबुन में बदलने, मतलब इसको साबुन में बदलने का मतलब स्पोनिफिकेशन जो कहा जाता है, उसके लिए। ठीक है, और उसके अलावा घर व व्यवसायिक क्लीनर बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग की अगर बात करें तो सूती कपड़ों की सफाई, विरंजन, विरंजन मतलब इसको ब्लीचिंग कहते हैं, और रेयान जैसे सिंथेटिक फाइबर बनाने में। एल्युमिनियम उत्पादन की अगर बात करें तो बॉक्साइट ऐश से एल्युमिनियम निकालने की प्रक्रिया, मतलब जिसको बेयर प्रोसेस बोलते हैं, बेयर प्रोसेस में एल्युमिनियम निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें NaOH का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रसायन उद्योग की बात करें तो जैसे क्लोरीन है, फार्मास्यूटिकल है, या और जो रासायनिक उत्पाद हैं उनमें जो है NaOH का उपयोग किया जाता है। जल उपचार में NaOH का उपयोग किया जाता है, कैसे? पानी के pH को समायोजित करने और भारी धातु को हटाने में। खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो जैतून को ठीक करने, कोको को संसाधित करने और कुछ बेकरी उत्पादों में भी इसका उपयोग, NaOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है वर्ष 2025। जी हाँ, वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बनाना है, जिसमें रक्षा खरीद, संचालन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना शामिल है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है। पेड़ हिलाने पर फल का गिरना न्यूटन का कौन सा नियम प्रतिपादित करता है? ठीक है, पेड़ हिलाते हैं जब आप हैं, पेड़ हिलाने पे फल टूट के गिर जाते हैं ना, तो फल टूट के क्यों गिर जाते हैं, न्यूटन के किस नियम से परिभाषित होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, कैसे? देखिए, पेड़ हिलाने पर फल का गिरना न्यूटन के गति के पहले नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, को दर्शाता है, क्योंकि फल अपनी विरामावस्था में बने रहने की कोशिश करता है, जबकि डाली क्या होती है? हिल जाती है, जिससे फल शाखा से अलग होकर के नीचे गिर जाते हैं, और फिर गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? उन्हें पृथ्वी की ओर खींच लेता है।
ठीक है, आइए थोड़ा इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। इसको स्पष्ट समझने के लिए आपको जड़त्व का नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम क्या है, ये समझना जरूरी है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का सिमलीपाल बाघ अभयारण्य देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या मणिपुर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल बाघ अभयारण्य है जो कि देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, और यह उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यह दर्जा मिला है। इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता जैसे मेलेनिस्टिक बाघों और कई झरनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स गेम 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मेरे भाई, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, दूसरे स्थान पर रहा। चलिए आपको आपको ये भी हम बताएंगे कि पहले स्थान पे कौन रहा और भारत है किसको हरा करके दूसरे स्थान पर पहुंचा है। सारी बातें आपको बताएंगे। पदक कितना जीते वो भी आपको बताएंगे। बस धैर्य के साथ आप हमारी बातों को सुनते रहिए। देखिए, यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित की गई थी जिसमें भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 24 पदक जिसमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया, जिसमें चीन शीर्ष पर रहा और भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया। ठीक है मेरे भाई, तो सारी बातें आपको हमने बता दी हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर कौशिक, शशि थरूर, विराट कोहली या जी कृष्णन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर कौशिक। आर कौशिक जो है इसके लेखक हैं द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। ठीक है मेरे भाई। द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक हैं जो कि अनुभवी क्रिकेट पत्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। क्रियाशीलता श्रेणी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, पहले बढ़ते फिर घटते, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, घटते क्रम में। ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कौन कौन से तत्व हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। बस धैर्य के साथ निश्चिंत होकर के मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएगा आपको हम वही पढ़ाते हैं, वही बताते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और इनको गुनते रहिए। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में तत्वों को मतलब मुख्य रूप से तत्व कौन कौन से क्या है, मुख्य रूप से धातुएं हैं मुख्य रूप से। तो तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। किसके क्रम में? क्रियाशीलता के घटते क्रम में। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें तत्वों को जो है उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि पोटेशियम होती है और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है, मतलब गोल्ड होता है, जिससे यह पता चलता है कि कौन सी धातुएं एक दूसरे को विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। आइए आपको पूरी श्रेणी के बारे में आपको बता देते हैं, ऊपर से नीचे आपको बता देते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर चांदी, फिर सोना। मतलब ये जो आपका सोना है सबसे नीचे होता है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है मेरे भाई, तो पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको तेल में रखा जाता है।
वहीं से वो सोना जो है, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है और प्रकृति में शुद्ध रूप से पाया जाता है। यह पता लगाने के लिए कोई अधिक क्रियाशील धातु किस कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन मतलब साल्ट सोल्यूशन से विस्थापित कर सकती है या नहीं, जैसे कि जिंक लोहे को विस्थापित कर सकता है, इसका पता लगाने के लिए हम क्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपको हमने बता दी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या नोएडा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लखनऊ में बना है। आपको ये भी बताएंगे कि वो 3 नेता कौन हैं, उनकी मूर्तियों की ऊंचाई कितनी है, कितने एरिया में बना है, कितना बजट लगा, ये सारी बातें आपको बताएंगे मेरे भाई, बस मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, लखनऊ में भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल 232 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः इसका उद्घाटन करेंगे। ये जो पार्क है, कमल की आकृति में 65 एकड़ के परिसर में बना हुआ है, जो कि 1.5 लाख लोगों की क्षमता रखता है। प्रेरणा स्थल पर भारतीय राजनीति के 3 महान नेताओं में पूर्व पीएम एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इन जो प्रतिमाओं की ऊंचाई है वो 65 फीट है और इन्हें कांसे से बनाया गया है, कांस्य से बनाया गया है। इन प्रतिमाओं का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार और माटूराम ने किया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या तिरुवनंतपुरम में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए आपको इस बारे में डिटेल में बता देते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL बेंगलुरु में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान BMCRI में स्थापित की जाएगी, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR ने चुना है। और यह जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां संक्रामक रोगों के अनुसंधान और निदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत 32-1, विक्रम 32-1, परम 32-1 या असीम? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विक्रम 32-1, 3201। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? विक्रम 3201, जो कि एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया गया था। और यह रॉकेट और उपग्रहों जैसे उच्च विश्वसनीयता वाले प्रणालियों के लिए है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या कंसर्न वर्ल्ड वाइड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI को मुख्य रूप से आयरलैंड का मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की सहायता एजेंसी बेल्थुंगर हिल्फे मिलकर जारी करते हैं, जो वैश्विक भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत की अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है और यह 25.8 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है, जो अल्प पोषण, बच्चों के बौनेपन, बच्चों के दुबलेपन और बाल मृत्यु दर जैसे कारकों पर आधारित है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? देखिए, परमाणु जो संख्या है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्यों होती है, किस कंडीशन में होती है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, बस मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। देखिए, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, बात तो क्लियर हो गई। एक उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है।
ये बात नोट करने की है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी परमाणु संख्या होती है, लेकिन अगर कंप्लीट है, उदासीन अगर नहीं, मतलब अगर इनकम्प्लीट है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या सीधे तौर पर किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित होती है, एग्जैक्ट परिभाषा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात के आधार पर अगर बात करें, एक विद्युत तटस्थ मतलब उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है मेरे भाई। इस बात को, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए। कहाँ जारी किया, कब जारी किया, आइए वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 27 जुलाई 2025 को गंगईकोंडा चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपए का सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न है कि गुजरात का गरबा किस वर्ष यूनेस्को के अमूर्त विश्व धरोहर में शामिल हुआ था, 2020, 2021, 22 या 23। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 2023। 2023 डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ मेरे भाई, देखिए गुजरात का गरबा 2023 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटीग्रल कल्चरल हेरिटेज की प्रगति सूची में शामिल हुआ था। यह घोषणा 18वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक में की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं 2025 में भारत जो है क्या कर रहा है, इस बार मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ये जो यूनेस्को का जो मीटिंग है उसकी दिल्ली में क्या हो रही है, मीटिंग कर रहा, मतलब मेजबानी भारत कर रहा है, पहली बार कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, 2025 में यूनेस्को ने भारतीय एक त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। कौन सा त्यौहार है मेरे भाई, कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नई दिल्ली में 2023 और 24 के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड किसने दिए, श्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, गिरिराज सिंह या अमित शाह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्री ओ द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 24 के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 शिल्पकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है भाई, चलिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत से, लाइट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि एक परिपथ में विद्युत विभव, जिसको आप भी के नाम से जानते हैं, भी बराबर आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध आर जो है ये 20 ओम दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको विद्युत धारा आई का मान बताना है। ठीक है, विद्युत धारा आई का मान आपको बताना है। देखिए ओम का नियम बताता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा आई उसमें प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब V बराबर आई आर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आई, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V अपान आर। ठीक है, आपको V की वैल्यू मालूम है, आपको R की वैल्यू मालूम है, क्या करिए आप इसको आप डिवाइड कर दीजिए। V आपको 10 दिया है, R आपको 20 दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 पे एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। मेरे भाई समझ में आ गया ना। आइए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। यदि 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 40 जूल है तो आवश्यक विभवांतर कितना होगा। ठीक है, ठीक, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, देखिए 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 40 जूल कार्य किया जाता है तो आवश्यक विभवांतर क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। कैसे होगा, देखिए कार्य बराबर होता है क्यू भी या वी क्यू। कार्य बराबर क्या होता है, मतलब डब्ल्यू बराबर होता है क्यू मल्टीप्लाई भी। ठीक है, तो आपको आवेश की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आवेश की वैल्यू आपको
क्या दिया आपको, विभवांतर निकालना है ना, आपको कार्य दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है ना। विभवांतर मतलब भी निकालना है। भी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भी बराबर आपका हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 40 जूल दिया हुआ है, और क्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम्ब दिया हुआ है। इसको आप डिवाइड जब आप करेंगे तो 20 वोल्ट विभवांतर आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर हो गई ना। देखिए कार्य बराबर होता है Q इंटू भी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है विभवांतर, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, Q कहाँ चला आएगा, W के नीचे चला आएगा, मतलब W अपान Q हो जाएगा। ठीक है, तो W की वैल्यू आप कार्य का आपको दिया गया है, आवेश भी आपको दिया गया, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है लाइट से है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, को ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई बस की ऊंचाई से 3 गुना है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी आपको जो है कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बस की ऊंचाई से 3 गुना, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बस की ऊंचाई से कितना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। तो आपसे जो है क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के लिए जब आभासी सीधा और वस्तु से 3 गुना प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी है वो -30 सेंटीमीटर होगी, जो कि माइनस का मतलब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, और बस की दूरी -10 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगा, आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए आपको आवर्धन यम दिया हुआ +3, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, आभासी और सीधा है। ठीक है, और फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है यम बराबर -v/u। यम बराबर क्या होता है, -v/u। ठीक है, -v/u में जो है अगर आप वैल्यू रख देंगे, यम की वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, -v/u। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा क्या, यहां से आपको मिल जाएगा भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3u। अब आपको करना क्या है, जो -3u मिला जो है इसको उठा के जो आपका मिरर का जो फार्मूला होता है, मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इसमें पुट कर देना है। तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/-15। एफ की वैल्यू अवतल दर्पण की क्या होगा, माइनस होता है, और v की वैल्यू कितनी है, -3u। ठीक है, और यू आपको निकालना ही है, यू की वैल्यू आपको बता चुके हैं, -10 कैसे आता है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -3u और u का एलसीएम ले लेंगे तो माइनस वो आपको एलसीएम कितना आएगा, 3u आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको u की जो वैल्यू मिलेगी, u की वैल्यू मिल जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, अब इसे जब आप आवर्धन वाले फार्मूले में रख देंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो -30 जो आपको मैंने वैल्यू बताई वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है मेरे भाई। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, बस 10 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, डब्ल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए फार्मूला जो होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको 20 से मतलब बल जो दिया गया है कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है, विस्थापन आपको कितना 10 मीटर दिया है, गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 जूल आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसानों के, मिल मजदूरों के, गरीबों के या भूमिहीनों के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है, किसानों के समर्थन में। कहा किया था मेरे भाई, जल्दी से बताइए। जी हाँ, चंपारण। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारतीयों के अधिकारों के लिए। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में किया था, किसानों के समर्थन में।
अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है मेरे भाई। 5 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 26 जनवरी को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके भारत लौटने के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द गोल्डन गेट किसकी रचना है? किरण बेदी, किरण देसाई, विक्रम सेठ या रस्किन बांड? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट एक भारतीय अमेरिकी प्रवासी की कहानी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं हमारे भाई, एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो, प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो किस बात की देर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको जरूर से दबा दीजिएगा मेरे भाई, उसको जरूर से ऑन कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर वीडियो का, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।